नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के इतिहास में कई गानों की किस्मत किसी इंसान की किस्मत से भी ज्यादा उलझी हुई होती है। आज हम जिस गाने को सुनते ही पुरानी यादों में खो जाते हैं, जिसे रोमांस का एंथम कहा जाता है, क्या आप जानते हैं कि उसे एक समय पर बकवास और कचरा कहकर रद्दी में फेंक दिया गया था। हैरत की बात तो यह है कि उस धुन को दुनिया के सामने आने के लिए पूरे 43 साल का वनवास काटना पड़ा, और जब इसे रिकॉर्ड करने की बारी आई तो हालात ऐसे थे कि भारतीय नौसेना की मदद लेनी पड़ी। सोचिए, जो गाना आज मुकेश जी की सबसे बड़ी पहचान है, वो असल में उनके लिए बना ही नहीं था। तो फिर वो मुकेश जी तक कैसे पहुंचा, और सुपरहिट होने के बाद इस गाने पर कोर्ट कचहरी क्यों हुई? चलिए आज फिल्मी वृत्तांत पर इस दिलचस्प दास्तान से पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है 1943 से। महान शायर साहिर लुधियानवी ने अपनी मशहूर किताब तलखियां में एक दर्द भरी नज्म लिखी थी। फिर समय बीता और 60 के दशक में निर्देशक चेतन आनंद काफिर नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में देव आनंद, गीता बाली, प्रिया राजवंश और बलराज साहनी जैसे दिग्गज कलाकार थे। साहिर साहब की यह कविता चेतन आनंद को बहुत पसंद आई और इसे काफिर के लिए रिकॉर्ड करने का फैसला किया गया। संगीत की जिम्मेदारी मिली खय्याम साहब को। खय्याम साहब ने इस पर एक बेहद खूबसूरत धुन तैयार की। गाना रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन इसे मुकेश जी ने नहीं बल्कि सुधा मल्होत्रा और गीता दत्त ने गाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म काफिर की शूटिंग के दौरान ही मशहूर अभिनेत्री गीता बाली का अचानक निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद फिल्म काफिर हमेशा के लिए डिब्बे में बंद हो गई, और उस ठंडे लोहे के डिब्बे में सिर्फ एक फिल्म की रील ही नहीं दफन हुई, बल्कि उसके साथ साथ खय्याम साहब की वो जादुई धुन, साहिर लुधियानवी के खूबसूरत बोल और सुधा मल्होत्रा व गीता दत्त की मधुर आवाज भी सालों तक अंधेरे में कैद हो गई। फिर साल 1966 में जब चेतन आनंद फिल्म आखिरी खत बना रहे थे, जिसमें राजेश खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे, तब संगीत की जिम्मेदारी खय्याम को मिली। खय्याम साहब ने चेतन आनंद से पूछा कि क्या फिल्म काफिर के उस एक गीत का इस्तेमाल इस फिल्म में किया जा सकता है। चेतन आनंद ने कहा कि यह संभव नहीं है। उनका कहना था कि फिल्म में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। दूसरा कारण यह था कि उस गाने को दो गायिकाओं गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा ने गाया था, जबकि फिल्म में केवल एक ही मुख्य नायिका इंद्राणी मुखर्जी थी। चेतन जी का तर्क था कि गाने को इस्तेमाल करने के लिए इसे किसी एक गायक या गायिका की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उनके हिसाब से वह गाना इतना खास भी नहीं था कि उस पर दोबारा समय और पैसा खर्च किया जाए। इस तरह वह गाना आखिरी खत से भी बाहर हो गया। इसके बाद चेतन आनंद ने उस गाने का जिक्र फिर कभी नहीं किया। उसके दो कारण थे। पहला यह कि चेतन आनंद और खय्याम फिर कभी दोबारा साथ में काम नहीं कर पाए, और दूसरा यह कि हकीकत के बाद चेतन आनंद मदन मोहन के संगीत से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने उनसे वादा किया था कि उनकी आगे की फिल्मों में संगीत वही देंगे। उन्होंने यह वादा मदन मोहन के निधन तक निभाया। दिलचस्प बात यह है कि आखिरी खत में भी मूल रूप से संगीत मदन मोहन ही देने वाले थे, लेकिन उस समय उनके उपलब्ध न होने की वजह से खय्याम साहब को यह अवसर मिला। समय का पहिया घूमा और वह लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। साल था 1976, जब रोमांस के जादूगर यश चोपड़ा अपनी सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म कभी कभी बना रहे थे। इस फिल्म में वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी गुलजार, ऋषि कपूर और नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। 1973 में दाग की भारी सफलता के बाद यश चोपड़ा अपनी नई फिल्म कभी कभी के लिए भी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेना चाहते थे, लेकिन वह जोड़ी उस वक्त इतनी व्यस्त थी कि उनके पास समय ही नहीं था। चूंकि फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार एक कवि का था, इसलिए साहिर साहब ने यश चोपड़ा को सलाह दी कि उन्हें एक ऐसा संगीतकार चुनना चाहिए जो कविता की गहराई को समझता हो। साहिर ने खय्याम साहब का नाम सुझाया। यश चोपड़ा के लिए यह एक बहुत बड़ा रिस्क था। खय्याम साहब ने 6 साल के अंतराल के बाद 1973 में वापसी तो की थी, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। मेनस्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा के लिए खय्याम एक अलग तरह की पसंद थे, लेकिन यश चोपड़ा ने साहिर की बात मानी और यह जोखिम उठाया, और यही जोखिम आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। कभी कभी फिल्म की कहानी सामने आने के बाद जिसका श्रेय पामेला चोपड़ा को दिया जाता है, निर्देशक यश चोपड़ा ने गीतकार साहिर लुधियानवी को इस परियोजना से जोड़ा।
उस समय यह अफवाहें भी जोरों पर थीं कि फिल्म की कहानी साहिर लुधियानवी के निजी जीवन से प्रेरित है, लेकिन यश चोपड़ा ने इन बातों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। साहिर उनके बेहद करीबी मित्र थे और यश चोपड़ा लंबे समय से उनकी लिखी उस मशहूर कविता को फिल्म में शामिल करना चाहते थे, जिसे साहिर ने लगभग 30 साल पहले अपने कविता संग्रह तलखियां के लिए लिखा था। वह कालजयी कविता थी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिसने आगे चलकर फिल्म कभी कभी को उसका नाम और एक अमर पहचान दी। साहिर लुधियानवी की वो नज्म जो उनकी मशहूर किताब तलखियां में छपी थी, दरअसल मोहब्बत की हार और एक गहरी टीस की कहानी थी। लेकिन यश चोपड़ा की फिल्म के लिए उस दर्द को इश्क की खुशबू में बदलना जरूरी था। तब साहिर साहब ने अपनी उसी पुरानी नज्म के अल्फाजों को थोड़ा बदला, उसे तराशा और एक ऐसा रोमांटिक रूप तैयार किया जिसे सुनकर आज भी प्रेमी जोड़े अपनी दुनिया भूल जाते हैं। दशकों से खय्याम साहब के सीने में दफन वह धुन अब बाहर आने के लिए बेकरार थी। खय्याम साहब जानते थे कि इस धुन को सिर्फ एक ही शख्स मुकम्मल कर सकता है और वह थे मुकेश जी। उनकी दर्द भरी लेकिन रेशमी आवाज ने जब इस गाने को छुआ तो जैसे रूह और जिस्म का मिलन हो गया। कभी कभी मेरे दिल में। साथ ही लता मंगेशकर जी की मखमली आवाज में इसका फीमेल वर्जन रिकॉर्ड किया गया, जिसने इस गाने को पूरी तरह मुकम्मल कर दिया। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। जिस दिन इस ऐतिहासिक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, उसी दिन संगीतकारों की हड़ताल हो गई। कोई भी साज बजाने वाला स्टूडियो नहीं आया। तब यश चोपड़ा ने एक गजब का इंतजाम किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के संगीतकारों को बुलवाया और उनकी धुनों पर यह गाना रिकॉर्ड किया गया। कि जैसे तुझको बनाया। साहिर लुधियानवी की लेखनी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उनके शब्द हालात के साथ अपना रंग बदल लेते थे। फिल्म कभी कभी में इस मशहूर कविता के दो बिल्कुल अलग चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, जो कहानी के दो छोरों को जोड़ते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं एक युवा और सपनों से भरा अमित, जो अपनी प्रेमिका पूजा की आंखों में डूबा हुआ है। यहाँ यह कविता रोमांच और उम्मीद का पर्याय बन जाती है। जब अमित कहता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो यह दर्शकों के लिए एक प्योर लव एंथम बन जाता है। गया है मेरे लिए। यश चोपड़ा ने इसे इतनी खूबसूरती से फिल्माया कि हर प्रेमी को इसमें अपनी कहानी नजर आने लगी। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वक्त की मार अमित और पूजा को अलग कर देती है। अब वही अमित है, वही शब्द हैं, लेकिन जज्बात बदल चुके हैं। अब यह कविता एक दर्द भरी सिसकी बन जाती है। जब पूजा विजय की हो जाती है, तब एक टूटा हुआ अमित इसी कविता के उन छंदों को पढ़ता है जो सीधे कलेजे को चीर देते हैं। यहाँ प्यार की जगह तन्हाई और मलाल ले लेते हैं। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर। सबसे दिलचस्प बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, यह है कि साहिर साहब ने इस नज्म का उदास और दर्द भरा रूप सबसे पहले लिखा था। यह उनकी मशहूर किताब तलखियां का हिस्सा थी, जिसे उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के किसी अधूरे एहसास के लिए कलमबद्ध किया था। कि जैसे बजती शहनाइयां सी राहों में। जब यश चोपड़ा ने फिल्म की कहानी सुनाई, तब साहिर साहब ने उसी पुरानी दर्द भरी कविता को दोबारा उठाया और फिल्म की मांग के अनुसार उसका एक रोमांटिक रूप तैयार किया। यानी जिस नज्म का जन्म आंसुओं से हुआ था, उसे दुनिया ने मुस्कुराहट के साथ अपनी सबसे बड़ी प्रेम कहानी के रूप में अपनाया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस कविता को खय्याम ने सबसे पहले चेतन आनंद की बंद पड़ी फिल्म काफिर के लिए रिकॉर्ड किया था। इसी वजह से इस फिल्म में इसका इस्तेमाल करने के लिए साहिर ने चेतन आनंद से अनुमति ली थी। लेकिन जब यह गाना सुपरहिट हो गया तो चेतन आनंद का रुख बदल गया। उन्होंने कॉपीराइट उल्लंघन का दावा करते हुए साहिर और खय्याम को कानूनी नोटिस भेज दिया। हालांकि बाद में यह मामला आपसी सहमति से कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो मुकेश जी की आवाज में यह गाना पूरे देश की धड़कन बन गया। सुहाग रात है, घूंघट उठा। तमाम रुकावटों, हड़तालों और कानूनी पचड़ों के बावजूद यश चोपड़ा का लिया गया यह जोखिम सुपरहिट साबित हुआ। रहा हूँ मैं।
जब 1977 के फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा हुई तो इस फिल्म के संगीत ने इतिहास रच दिया। सालों तक डिब्बे में बंद रहने वाली इस धुन के लिए खय्याम साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला। वहीं साहिर लुधियानवी को उनके जादुई बोलों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का सम्मान दिया गया और दर्द के बेताज बादशाह मुकेश जी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के अवार्ड से नवाजा गया। कभी कभी मेरे दिल में सच ही कहा गया है कि खय्याम साहब की यह दूसरी पारी उनकी पहली पारी से कहीं ज्यादा सुनहरी और सफल साबित हुई। तो मित्रों, 1943 की एक नज्म, 60 के दशक की एक बंद पड़ी फिल्म, भारतीय नौसेना के संगीतकार और 1976 में मुकेश जी की जादुई आवाज, यही थी कभी कभी की पूरी फिल्मी वृत्तांत। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत और रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फिल्मी वृत्तांत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए सदाबहार नगमे। जय हिंद, धन्यवाद।